हेलो है डियर फ्रेंड्स। तो ये जो है आपका SBT/JUT झारखंड पॉलिटेक्निक सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड सेम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच पेपर सोम का मॉड्यूल 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इसका इस लेक्चर में हम केवल 2.1 जो है स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड देयर टाइप्स पे चर्चा करेंगे। 2.1 स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड देयर टाइप्स। फर्स्ट जो है आपका वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्ट्रेस क्या होता है? अगर कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर, मान लेते हैं अभी कोई डिफॉर्मिंग फोर्स P लगा, तो अगर ये विद इन इलास्टिक लिमिट है तो इसके अगेंस्ट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेटअप होता है, जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो मैग्नीट्यूडिकली क्या होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स के ही बराबर होगा। रीस्टोरिंग फोर्स इसके बराबर होगा। तो क्या होता है कि जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं तो ये ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है, जिसका कारण कौन सा फोर्स होता है? रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस क्या है? एक रेशियो है रीस्टोरिंग फोर्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया? तो जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स को अप्लाई किया गया है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अदर यूनिट्स जो होते हैं वो होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, जिससे मैग्नीट्यूडिकली जो होता है ये मेगा पास्कल के बराबर होता है। एंड 1 मेगा पास्कल इक्वल्स टू 10⁻³ गीगा पास्कल। नेक्स्ट जो टर्म है वो है स्ट्रेन। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। स्ट्रेन क्या है ना, कि ये जो बॉडी था फोर्स लगाने के पहले इसका डायमेंशन कुछ होगा सभी XYZ डायरेक्शन में, और हम जो है एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो डायमेंशन है L लेंथ, इसको हम कंसिडर करते हैं। फोर्स लगाने के पहले L था, फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो इसके लेंथ में कुछ न कुछ चेंजेज होगा। मान लीजिए ये टेंसाइल नेचर का था, इसलिए इसके लेंथ में कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज होगा, और वो टोटल इंक्रीज जो है L से मान लीजिए कि डेल L हो गया, L प्लस डेल L। तो सिंपली ये क्या है? स्ट्रेन जो है टोटल चेंज इन डायमेंशन अपॉन फोर्स लगाने के पहले जो इनिशियल या ओरिजिनल जो लेंथ था या जो डायमेंशन था उसका रेशियो कहलाता है स्ट्रेन। क्योंकि ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। स्ट्रेन इज यूनिटलेस, इट हैज नो यूनिट। नेक्स्ट है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? ये भी एक तरह का स्ट्रेस ही है, लेकिन ये टेंजेंशियल स्ट्रेस तब सेटअप होता है जो आपका डिफॉर्मिंग फोर्स है वो रेजिस्टिंग सेक्शन के परपेंडिकुलर ना लग के इसी प्लेन में, इस प्लेन के पैरेलल और टेंजेंशियली जब लगता है तो इसके कारण जो स्ट्रेस सेटअप होगा, रीस्टोरिंग फोर्स के कारण जो स्ट्रेस सेटअप होगा उसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये जो शियर जो दिखाया गया है
ये क्या है कि रीस्टोर जो रेजिस्टिंग सेक्शन है उसी में उसी के टेंजेंशियल लग रहा है, तो इसे हम बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस बराबर होता है शियर स्ट्रेन अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये फ्लो डायग्राम के माध्यम से आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के टाइप्स बताया गया है। तो मेनली जो स्ट्रेस होता है वो दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट स्ट्रेस और दूसरा हो गया आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है कि ये मान लीजिए बॉडी है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस तरह से कोई डिफॉर्मिंग फोर्स इस पे लगाया जा रहा है, ठीक है, इधर ये फिक्स है। तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, जो डायरेक्शन होगा, वो रेजिस्टिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया या रेजिस्टिंग सेक्शन के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो इस समय जो स्ट्रेस सेटअप होगा उसे हम डायरेक्ट स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस ही कह सकते हैं। बट अगर ये बॉडी है यहाँ पे फिक्स है और इस तरह से इसके टेंजेंशियली अगर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगे तो इसके कारण क्या होगा, इसका इफेक्ट ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ न कुछ एंगल होगा जैसा कि यहाँ ऑलरेडी दिखाया जा चुका है। तो इस तरह से जो स्ट्रेस सेटअप होगा, जब रेजिस्टिंग सेक्शन जो होगा वो डिफॉर्मिंग फोर्स के डायरेक्शन के पैरेलल एंड टेंजेंशियल होगा, तो उसे हम बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये मैं पिछले स्लाइड्स में भी मैं बता चुका हूँ। डायरेक्ट स्ट्रेस दो तरह के होंगे, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कब होगा, जब कोई बॉडी है और डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण केवल और केवल एक डायमेंशन एक्स वाई जेड तीनों जो एक्सिस है, केवल एक ही एक्सिस में चेंजेज आएगा, तो उस कारण जो स्ट्रेस सेटअप होगा करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस, उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। बट कुछ ऐसा रहेगा कि फोर्स लगने के कारण एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में जो है कुछ ना कुछ चेंजेज होंगे, जिसके कारण उसका वॉल्यूमेट्रिक चेंजेज हो जाएगा, वॉल्यूम में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। जब किसी क्यूब को अगर हम किसी लिक्विड में रखते हैं तो उसके कारण क्या होगा कि हर तरफ से फोर्स लगेगा, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में लगेगा एक्स वाई जेड, और सभी में जो है परपेंडिकुलर ही लगता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस तरह से जो स्ट्रेस सेटअप होगा उसे हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस फिर दो तरह के हो जाएंगे। अगर कोई फोर्स के कारण इनके लेंथ में इंक्रीज होता है वो कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। अगर डिक्रीज होता है तो वो हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। जस्ट एज अ रीस्टोरिंग फोर्स की तरह ही है। ये अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है और वो इक्विलिब्रियम में है तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा कि रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगा। उसी प्रकार अगर कोई बॉडी है उसमें इस तरह से अगर कोई शियर स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा है तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में
एक अपोजिट नेचर का स्ट्रेस सेटअप होगा जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस कहेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। It states that set of shear stress across a plane is always set of shear stress, ये देखिए ये लग रहा है, तो इसके साथ हमेशा जो है एक बैलेंसिंग shear stress होगा, जैसा कि ये लग रहा है, across the plane, and ये जो प्लेन है इसके across लगेगा, एंड जो पहले से जो shear stress है उसके नॉर्मल, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट है आपका टेंसाइल टेस्ट ऑन डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। टेंसाइल टेस्ट is a destructive test that provides information about tensile strength, yield strength and ductility of the material। टेंसाइल टेस्ट करने के लिए जो हम सैंपल लेंगे किसी भी मटेरियल का, तो वो जो है आफ्टर टेस्ट यूजलेस हो जाएगा, दैट्स वाई, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट प्रोसेस है, ठीक है। और आफ्टर परफॉर्मिंग दिस टेस्ट, अगर हम किसी मटेरियल के सैंपल पे ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उस मटेरियल के बारे में हमें क्या क्या पता चलेगा, उस मटेरियल का हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ पता चल जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ पता चल जाएगा, और इसका डक्टिलिटी कितना है वो भी पता चल जाएगा। तो इस आधार पे हम, इस टेस्ट के आधार पे हम बता सकते हैं कि डक्टाइल मटेरियल कौन है और कौन सा ब्रिटल मटेरियल है। Those material which shows large plastic deformation beyond elastic limit, large plastic deformation beyond elastic limit, जैसे कि कॉपर है, आयरन है, ये क्या होता है कि इलास्टिक लिमिट के बाद भी जो है, ये देखिए ये डिफॉर्मेशन हो रहा है बिना फैल हुए, तो इस तरह का मटेरियल जो कहलाएगा वो कहलाएगा डक्टाइल मटेरियल, जैसे कि कॉपर, आयरन। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है कि जैसे ही ये अपना इलास्टिक लिमिट अचीव करता है उसके बाद बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होता है, थोड़े डिफॉर्मेशन होने के बाद इसका फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है, यानी कि ये फेल हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर इलास्टिक मटेरियल होता है तो आफ्टर इलास्टिक पॉइंट के बाद भी बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता है बिना फेल हुए, बिना ब्रेक हुए, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल है हमारे पास कास्ट आयरन एंड ग्लास, ये ब्रिटल मटेरियल है। फेलर ऑफ मटेरियल, फेलर ऑफ डक्टाइल मटेरियल। देखिए डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो टेंशन में एंड कंप्रेशन में क्या होता है, इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि दोनों में, कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी, बट वीक इन शियर। इसलिए ज़्यादातर जो फेलर होता है डक्टाइल मटेरियल का, हम एज ए सिविल इंजीनियर डक्टाइल मटेरियल का हमारे पास क्या एग्जांपल है, आरसीसी, सरिया, रॉड जो यूज़ करते हैं, एक तरह का डक्टाइल मटेरियल है। तो वो जो होता है कंप्रेशन और टेंशन दोनों में स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम जो है आरसीसी में रेनफोर्समेंट को हम टेंसाइल जोन में भी यूज करते हैं बीम का, और बीम के कंप्रेशन जोन में भी यूज करते हैं। बट ये क्या होता है, वीक होता है शियर में, और जनरली ये फेल्स होता है 45 डिग्री पर, ठीक है। ये देखिए ये हमारा डक्टाइल मटेरियल है और इसमें ये शियर फेलर होगा कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फेलर ऑफ ब्रिटल मटेरियल।
ब्रिटल मटेरियल का हमारे फील्ड से सबसे अच्छा उदाहरण है आपका आरसीसी, यानी कंक्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हो गया, हम कंक्रीट कह सकते हैं। कंक्रीट क्या होता है कि कंप्रेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बट टेंशन में वीक होता है, इसलिए जहाँ भी टेंशन आता है, आपको याद होगा कि ये बीम है और इधर से ये लोड लग रहा है और ये सिंपली सपोर्टेड है, तो इस तरह से इसका शेप हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हो गया कंप्रेशन जोन, इधर हो गया टेंशन जोन, और ये न्यूट्रल एक्सिस। तो अगर ये सिंगली रेनफोर्स है, ज़्यादा मतलब लोड नहीं आ रहा है, कंप्रेशन इतना ही है कि हमारा कंक्रीट एनफ है, तो इस टेंशन जोन में हमें क्या यूज करना पड़ता है, रॉड, टेंशन को बियर करने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मेरा कंक्रीट होता है वो टेंशन में बहुत ही वीक होता है, ओनली 10 to 15% ऑफ कंप्रेशन स्ट्रेंथ। और ये जो फेल होता है वो टेंसाइल फेलर होता है। और कैसा फेल होता है कि जब टेंसाइल फोर्स लग रहा होता है तो ये परपेंडिकुलर डिफॉर्मेशन हो जाता है, जो टेंसाइल फोर्स लगता है उसके लाइन ऑफ एक्शन का। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसमें फॉलोइंग पिक्चर्स पॉइंट है। ओ ए आपका है प्रोपोर्शनल लिमिट, ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक प्रोफेशनल लिमिट है। दैट मीन्स यहाँ तक स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर है आपका इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट दैट मीन्स अगर इसके पहले अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप साइज में वापिस आ जाता है। ठीक है, बी है आपका यील्ड स्ट्रेस अपर यील्ड पॉइंट, सी है आपका लोअर यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके पहले जो होता है इलास्टिक रीजन होता है और जिसके बाद प्लास्टिक रीजन हो जाता है। और ये यील्ड पॉइंट रिकॉग्नाइज कब होता है कि जब बिना मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफॉर्म, बहुत ही ज़्यादा लार्जर डिफॉर्मेशन होने लगता है और स्ट्रेस में कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं होता, यानी कि कुछ बिना ज़्यादा फोर्स लगाए या फिर यहाँ पे जो है बहुत तेज़ी से डिफॉर्मेशन होता है, स्ट्रेन में वृद्धि होता है जितना कि स्ट्रेस में डेवलपमेंट नहीं होता। तो ऐसा रीजन जब आता है तो हम समझ जाते हैं कि यील्ड पॉइंट आ गया। और डी है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, यानी कि यहाँ पे जो होता है मैक्सिमम स्ट्रेस घटा फिर बढ़ते बढ़ते अभी तक का जो है सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे होता है, जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। आफ्टर दैट पॉइंट ये क्या होता है कि स्ट्रेन बढ़ता जाता है और स्ट्रेस जो है धीरे धीरे कम होता जाता है और एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमारा मटेरियल जो है डक्टाइल मटेरियल फेल हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं ब्रेकिंग और रैप्चर पॉइंट। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है मटेरियल का मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, जिसे हम कंसीडर करके डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है अल्टीमेट अपॉन वर्किंग, और डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस। इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस हम कंसीडर करते हैं डक्टाइल मटेरियल का, यील्ड स्ट्रेस को ही कंसीडर करते हैं। यानी कि जब कंक्रीट का निकालना होगा तो कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग, और जब स्टील का निकालना होगा तो स्टील का यील्ड स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस।
यानी वर्किंग स्ट्रेस इसे कहते हैं, इसको कहेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यील्ड स्ट्रेस क्या है? हाउ मच फोर्स needs to applied to change from elastic deformation to plastic deformation। और यील्ड स्ट्रेस जो जनरली होता है वो प्रूफ स्ट्रेस का 0.2% होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर and leave comment if you want any other topic, and do subscribe for more such lectures. Thank you.